हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आपने लास्ट के जो 2 लेक्चर है वो देखे हैं। 2 लेक्चर जो मैं लास्ट के बोल रहा हूँ वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला लेक्चर और उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट वाला लेक्चर। मैंने आपको बता दिया था कि जो अकाउंटिंग हमने सीखी है उसमें हमने सीखा था ट्रायल बैलेंस तक बनाना। पहले ट्रायल बैलेंस तक हमने ऑलरेडी बनाना सीखा था। फिर मैंने आपको बताया कि हम सीखेंगे आगे कि ट्रायल बैलेंस तो चलो हर बिजनेस के लिए कॉमन रहेगा कि जर्नल एंट्री हो जाएगा, लेजर्स बनेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा। उसके बाद हमें बनाने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और वो नेचर ऑफ ओनरशिप पे भी डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ ओनरशिप क्या है। सोल प्रोप्राइटर है, मतलब उस बिजनेस का एक ही मालिक है, कि पार्टनरशिप है या कंपनी है। तो अभी जो हम करने जा रहे हैं वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट सोल प्रोप्राइटर के कैसे बनाएंगे। वो बिजनेस जिसका एक ही मालिक है तो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बना दे। तो फिर आपने बोला था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम क्या बनाते हैं सर, हम 3 तरह के अकाउंट बनाते हैं। 2 इनकम स्टेटमेंट में आ जाते हैं और एक हमारा पोजीशन स्टेटमेंट आता है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले लेक्चर में। आई होप आपने वो देखा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रेडिंग अकाउंट भी, ठीक है। तो फिर हमने फाइनेंशियल, ये जस्ट मैं अभी रिवीजन करा रहा हूं आपको ताकि मैं आपको उस पॉइंट पे ले जाऊंगा जहां पे हमने लास्ट पे खत्म कर दिया था। फिर हमने बोला था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके 2 स्टेटमेंट होते हैं, इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट आपको क्या बोलता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, हाउ वेल द बिजनेस हैज परफॉर्म्ड। उसमें हम 2 अकाउंट्स बनाते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कितना आया है बिजनेस में, कि ट्रेडिंग करते हुए बाइंग सेलिंग से कितना फायदा है, कितना नुकसान हुआ। उसके बाद पूरे बिजनेस में ओवरऑल कितना फायदा है, कितना नुकसान है, उसको नेट प्रॉफिट है, नेट लॉस बोलते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से हम जितने भी फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो लेस करके हम नेट प्रॉफिट पे आ जाता है, या अगर उसका उल्टा होगा तो आपके लॉस हो जाएगा। फिर हम बैलेंस शीट बनाते हैं और बैलेंस शीट आपकी क्या बताती है, पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आपके एसेट्स कितने हैं, आपकी लायबिलिटीज कितनी है। एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, ये आप स्टार्टिंग से अभी तक पढ़ते आ रहे हो, ठीक है दोस्तों। ये हमने ऑलरेडी रिवाइज किया था। उसके बाद फिर मैंने आपको बोला था कुछ चीजें होती है जिनका हमें ख्याल रखना होता है फाइनल अकाउंट्स बनाते हुए। इस पे भी मैं एक लेक्चर लाऊंगा, जब मैं शायद कल मैं प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करूंगा, फिर मैं एडजस्टमेंट एंट्रीज पे एक लेक्चर लाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एडजस्टमेंट एंट्रीज में दिक्कत होती है। तो कुछ चीजें थी जो बेसिक हमें ख्याल रखना था प्रिपरेशन ऑफ दीज फाइनेंशियल में। उसमें पहले ये चीज था कि जो बिजनेस के खर्चे हैं और जो उस बिजनेसमैन के खर्चे हैं उनको हमने अलग रखना था। हम अकाउंटिंग बिजनेस करते हैं तो जो बिजनेस मैन जो होता है, अगर उसकी कोई खर्चे हो गए वो हमें बिजनेस के खर्चे नहीं मानने बल्कि उसको ड्राइंग मानने। एग्जांपल, अगर उसने अपने बच्चे की फीस या अपना इनकम टैक्स पे कर दिया बिजनेस के पैसों से तो वो उसकी ड्राइंग मानी जाएगी। उसके बाद हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ाया था कि उनका फर्क हमें करना पड़ा। क्यों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो उसी साल के P&L में जाएगा, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर विद द पैसेज ऑफ टाइम मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि जो भी मटेरियल इंफॉर्मेशन होगी वो आपको डिस्क्लोज करनी है और आपको करंट पीरियड की ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्डिंग सबके हो जाएगी, बस इस पीरियड के पीरियड में मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से इसी पीरियड के खर्चे और इसी पीरियड की इनकम्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इंटररिलेशन भी 2 स्टेटमेंट्स, ये इसमें भी थोड़ा सा डाउट आया था बच्चों को, उनको क्लैरिटी समझ नहीं आती। यहाँ पे जो मकसद यह था कि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का बहुत रिलेशन है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू आउटस्टैंडिंग इनकम, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक्रूड इनकम जो आपकी है। जैसे मैं आपको बोल रहा कि हमने रेंट है या सैलरी है, सैलरी हमने अभी तक अगर आप देखा जाएगा तो सैलरी अकाउंट है। जब सैलरी क्या है, आपका खर्चा, सैलरी आपका क्या होता है, इंटररिलेशन में मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं, इसमें बच्चों को मुझे लगा डाउट है। सैलरी आपका एक्सपेंस है मेरे दोस्तों। अब सैलरी आपका एक्सपेंस है तो अगर आपके ट्रायल बैलेंस में मेरे दोस्तों मुझे बताओ सैलरी आ रहा है 50,000, ये आपके ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, इसका क्या होगा, डेबिट बैलेंस। व्हाट डज इट सिग्निफाई, सर आपने आज तक 50,000 की सैलरी की एंट्री की है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कुछ भी है सर 50,000 कर दिया है। ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको बोल रहा है कि आपकी सैलरी आउटस्टैंडिंग जो है वो 10,000 है, मतलब 2 मंथ की सैलरी आपने पे नहीं की है और ट्रायल बैलेंस के नीचे आ रहा है। जो ट्रायल बैलेंस के नीचे आ रहा है इट मींस उसकी अकाउंटिंग एंट्री नहीं हुई है। अब मुझे बता दो, अब आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, आपकी सैलरी कितनी है सर, अगर 5,000 पर मंथ सैलरी है तो पूरे साल की सैलरी है 5,000 × 12, 5,000 × 12 अगर पूरे मंथ की, पूरे साल की सैलरी है सर, हमारे P&L में खर्चा जाना चाहिए 60,000, बट हमारे P&L में अभी ट्रायल बैलेंस में 50,000 की खर्चा हुआ है।
तो हमने 10,000 को और एंट्री करना पड़ेगा। इस एंट्री को हम कौन सी एंट्री करेंगे, हम बोलेंगे सर सैलरी तो हमारा खर्चा है ही, तो हम एंट्री करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग हम क्या मानेंगे यहाँ पे, लाइबिलिटी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ट्रेडिशनल हिसाब से कि अब किसी बंदे को हमें देना है, तो हम बोल रहे हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग 10,000 रुपया। तो हमने सैलरी का खर्चा तो डाला है मैचिंग कंसेप्ट के साथ, तो हमने सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। अब क्या आएगा इस 10,000 का इंपैक्ट, सर ये पीएनएल में जाएगा एक्सपेंस मिला के इस सैलरी के साथ ऐड होके, तो 60,000 का पीएनएल में जाएगा और 10,000 की लायबिलिटी बैलेंस शीट में जाएगी। तो रिलेशनशिप आपको समझ आएगा पीएनएल और बैलेंस शीट में क्या है, ठीक है ना। अब देखो इसी तरह यहाँ पे था कि अगर सैलरी 25,000 थी और 15,000 की सैलरी अभी आपने पे नहीं की है, तो सैलरी का खर्चा वो पीएनएल में जाएगा 26,500 जाएगा और बैलेंस शीट में आपके आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज 1,500 जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था जिसमें बच्चों को डाउट आ गया। इस पे और डिटेल क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट एंट्रीज पे लाऊंगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने दोस्तों आपको फाइनली ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बता दिया कि ट्रेडिंग अकाउंट में हमें पता चलता है कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या हमारा ग्रॉस लॉस हुआ था। तो क्या था तरीका, सर हम बोलते थे सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर ये नेगेटिव में आएगा तो आपका लॉस आएगा। सपोज आपने सेल्स कर दिए 1 लाख की और आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 80,000, तो आपका 20,000 का प्रॉफिट है। ये फिर हमने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है, सर ओपनिंग स्टॉक जो होता था प्लस परचेजेस माइनस क्लोज स्टॉक। आप बोलते थे कि इस साल जो परचेज कर दिया वो तो है ही है, प्लस जो ओपनिंग था वो भी मैं मानता हूं मैंने बेच दिया। पहले मेरे पास 1 लाख का स्टॉक था, फिर मैंने 80,000 का और खरीदा, कितना हुआ 1,80,000। अभी मेरे पास सपोज कुछ पड़ा हुआ है, तो बाकी क्या मानूंगा मैं, बाकी मैं मानूंगा मैंने बेच दिया होगा, दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ गुड्स। और इसमें फिर अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंस वो सारे खर्चे जो इन गुड्स को सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए खर्चे हो जाते हैं, वो सारे क्या बनते हैं, कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड। हम सिंपल एग्जांपल है ये कैलकुलेटर की, इसका कॉस्ट प्राइस जो होगा दैट इज द कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड। अब एक कैलकुलेटर है, पूरे बिजनेस में कितनी सारी चीजें बिकी होंगी, तो उनको हम फॉर्मूला के हिसाब से निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोज स्टॉक, वो सेल्स में लेस कर सकते हैं, हम जीपी निकालते हैं। ये मैथमेटिकल था, बट फॉर्मेट के हिसाब से हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता था मेरे दोस्तों, कुछ इस तरह से होता था। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, तो हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक आया होता था, याद करो लास्ट ईयर का क्लोज स्टॉक हमने फिर इस साल का ओपनिंग स्टॉक लिया था, वो ओपनिंग स्टॉक का डेबिट बैलेंस है। अब हम बोलते हैं कि ये तो बिका होगा, तो हम इसको कहां पे ट्रांसफर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो एंट्री करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, ये नीचे भी आ जाएगा, तो हम एंट्री करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक। और परचेज में पड़ा है डेबिट, परचेज में डेबिट पड़ा है कितना, जितना भी होगा वो, तो हम एंट्री करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, तो ये भी हमारा खर्चा हुआ। तो ट्रेडिंग अकाउंट में ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। क्रेडिट में से डेबिट जितने भी लेस करेंगे, लास्ट में फिर हमारा क्या निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकलेगा हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट। और उस ग्रॉस प्रॉफिट को हम कहाँ लेते हैं फिर, सर उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में लेते हैं, उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंट्री करते हैं, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेते हैं। और वहां से फिर क्या है, जितने भी खर्चे होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस को लेस करते हैं, और तब हमें नेट प्रॉफिट आता है, ठीक है। एक लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया था, लर्न अकाउंटिंग इन 1 लेक्चर, अगर आपने वो नहीं देखा है प्लीज वो देखो। उसमें मैंने क्या किया था, जर्नल एंट्रीज 30 जर्नल ट्रांजेक्शन थी, उनकी जर्नल एंट्री करती, उनके बेस पर लेजर बनाया था, ट्रायल बैलेंस बनाया था, एंड देन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है और सारा अकाउंटिंग आपको मतलब पूरा रिवाइज होता है। अगर आपने वो नहीं देखा है प्लीज वो लेक्चर देखना, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा वो, ठीक है। और इन चीज़ों को भी हमने एक एक करके डिस्कस कर दिया था। अगर मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करूंगा, क्योंकि मैंने आज आपको ट्रेडिंग अकाउंट के कुछ क्वेश्चंस कराने, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, हमने जो एंट्री कर दी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, इसका मतलब क्या है, सर जो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, हम बोलते हैं कि ये तो बेचा होगा किसी भी तरीके से, हम बोलते हैं कि हम मानते हैं ये बेचा है, तो इसको कहां पे ट्रांसफर करते हैं, ओपनिंग स्टॉक में, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो एंट्री करते हैं हम, ओपनिंग स्टॉक का डेबिट बैलेंस होता है, हाँ सर, क्योंकि वो मेरा एसेट होता है। लास्ट में जो क्लोज स्टॉक किया होता है तो वो एसेट होता है, उसी को फिर हम ओपनिंग स्टॉक एंट्री करते हैं। हम करते हैं फिर ओपनिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक खत्म होकर ओपनिंग स्टॉक आ जाता है। सर ओपनिंग स्टॉक का डेबिट बैलेंस है, तो अब हम बोलते हैं कि जो भी हमने परचेज किया था वो और ये ओपनिंग स्टॉक, हम बोलते हैं ये सारा हमने बेच दिया होगा। और बोलोगे सर सारा तो नहीं बेचा, सर हम क्लोजिंग स्टॉक तो कैलकुलेट करेंगे ही, तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट करेंगे और ओपनिंग स्टॉक डेबिट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट को। तो हम एंट्री करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट
टू ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद परचेज और परचेज रिटर्न। परचेज क्या होता है सर, जो माल हमने खरीदा होता है, हम ये मानते हैं, मैं परचेज को एक्सपेंस मानता हूँ और मेरे जैसे बहुत सारे लोग भी परचेज को एक्सपेंस मानते हैं, तो हम बोलते हैं कि ये मेरा खर्चा हो गया तो ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करो ये एक्सपेंस, तो एंट्री करेंगे। अभी तो परचेज को डेबिट किया था और लास्ट में हम क्या करते हैं, परचेज को क्रेडिट करके कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, ये ट्रांसफर एंट्री होती है। ये नहीं बोलना है सर परचेज को क्यों क्रेडिट किया, परचेज को ऑलरेडी डेबिट किया था, फिर उसकी ट्रांसफर एंट्री करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, तो हम करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। और अगर परचेज रिटर्न हुई होती है, परचेज वापस होती है, तो उसके आपके दो तरीके होते हैं। आप परचेज रिटर्न को नॉर्मली क्या करते हो, परचेज से एडजस्ट करते हो, परचेज से एडजस्ट करते हो, तो आप एंट्री क्या करते हो, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, तो परचेज को आप उससे कम करते हो, जिसको आप फिर नेट परचेज बोलते हो। तो अगर आपका क्वेश्चन आएगा व्हाट इज नेट परचेज, तो नेट परचेज इज परचेजेस लेस परचेज रिटर्न। अगर आपने 2 लाख की परचेज कर दी, अगर आपने मेरे दोस्तों 2 लाख की परचेज कर दी या 3 लाख की परचेज कर दी, यहां पे जैसे लिखा है 3 लाख की परचेज कर दी, बट 10,000 का माल आपने वापस भेजा, तो आपकी नेट परचेज कितनी है मेरे दोस्तों, 2,90,000। तो आप क्या एंट्री करोगे, पहले आपने क्या किया होगा, परचेज रिटर्न को परचेज ले वक्त क्या एंट्री किया होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, इतना करके 3 लाख होगा। फिर आपने कभी वापस भेजा होगा 10,000 का, तो उसके लिए एंट्री आपने क्या किया होगी, सर हमने इस वक्त क्रेडिटर को डेबिट किया होगा, या अगर हमने कैश लिया उससे, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस है, परचेज का डेबिट बैलेंस है, तो हम क्या करेंगे, अब परचेज को कम करेंगे, तो एंट्री करेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, परचेज अकाउंट। अब परचेज कितना बचेगा टोटल, 2,90,000, और फिर उस 2,90,000 को हम कहाँ पे लेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 2,90,000। और प्रेजेंटेशन के लिए हम कैसे दिखाते हैं मेरे दोस्तों, प्रेजेंटेशन के लिए हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, टू परचेजेस लेस परचेज रिटर्न, यहाँ पे आएगा 2,90,000, ये कैसे आएगा 3L माइनस 10K 2.9L। ठीक है मेरे दोस्तों, हाँ सर समझ आ गया। उसके बाद कैरेज और फ्रेट इनवर्ड्स, इस माल को आपने अपने दुकान तक लाने में जितना भी किराया लगा उसको हम फ्रेट इनवर्ड्स या कैरेज बोलते हैं, वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ये आपका पीएनएल में नहीं जाएगा क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। मगर अगर किसी एसेट के लिए लगा है तो एसेट का खर्चा उस एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है। हमने पढ़ा था ना, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, फ्रेट पेड फॉर ब्रिंगिंग अ न्यू मशीनरी, वो सारा उस मशीनरी में ऐड हो जाएगा, वो आपके एक्सपेंस में नहीं आएगा, वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। क्यों, उस खर्चे का फायदा भी आप 1 साल से ज्यादा के लिए लोगे। ठीक है इस तरह, हाँ ये भी हमें समझ आ गया। उसके बाद वेजेस अगर आपने मजदूर को दे दी फैक्ट्री में या उसको गोदाम तक लाने के लिए उस माल को, वो सारा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ठीक है, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न, तो ये उसका उल्टा है, सेल्स आपका रेवेन्यू है, तो ये आपका सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होगा, इसको हम ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट में। तभी आप बोलते हो जो नॉमिनल अकाउंट्स है इनको हम क्लोज बैलेंसिंग नहीं करते, हम नहीं बोलते हैं सेल्स को बाय बैलेंस शीट ऐसा करके, हम इनको ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे, एट द एंड ऑफ द ईयर हम इनको ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। मंथली बेस पे आप कर सकते हो बैलेंसिंग, बट एट द एंड ऑफ द ईयर हम इनको क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं कहाँ पर, ट्रांसफर करते हैं हम इनको मेरे दोस्तों, हम इनको ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में या पीएनएल में। नॉमिनल अकाउंट्स को हम बैलेंस नहीं करते हैं। तो लास्ट में एंट्री करते हो आप सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, और अगर सेल्स रिटर्न होगी तो उससे सेल्स को डेबिट करेंगे, सेल्स रिटर्न को क्रेडिट करेंगे। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक की आप कैलकुलेशन करते हो, या मैंने आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन में ऑलरेडी बताया था, चाहे आप फिजिकली वेरीफाई करो या आपने परपेचुअल वैल्यूएशन की होती है, तो आप बुक्स के हिसाब से आप रिकॉर्डिंग करके बोलते हो कि हमारे पास इतना स्टॉक है, तो वो स्टॉक अभी आपने क्या किया, ओपनिंग स्टॉक जो था वो माना पूरा खर्चा हो गया, परचेज पूरा खर्चा हो गया, बट जो माल बचा वो तो खर्चा नहीं हुआ, तो उतने से आप ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करोगे। तो बेसिकली आप वो ओपनिंग स्टॉक को परचेज करके ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करते हो। डेबिट मीन यहाँ पे एक्सपेंस करते हो, तो खर्चा करते हो वो, ठीक है ना। तो जितना नहीं हुआ है खर्चा उतने से आप उसको क्रेडिट करोगे, तो ये नॉक ऑफ हो जाता है, मतलब अल्टीमेटली आपका जो नेट खर्चा जाना चाहिए था ट्रेडिंग अकाउंट में वो जाता है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको अच्छे से समझा दिया था। ठीक है ना, प्लीज वो देख लेना। ये मैंने ये भी बताया था, अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक है, नॉर्मली क्लोज स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है क्योंकि कोई अकाउंटिंग नहीं होती है, ये भी मैंने अच्छे से लास्ट लेक्चर में समझाता था। बट अगर आता है इट मींस हमने क्या किया है, हमने परचेज को एडजस्ट कर दिया ऑलरेडी, जिसको हम एडजस्टेड परचेज बोलते हैं। तो हमने क्या किया, परचेज को ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया है, हमने क्लोज स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज कर दिया। ठीक है, ये एडजस्टमेंट एंड परचेज ये सारा कुछ मैंने ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट में एंड पे समझाया था, नहीं तो मैंने अलग से भी रखा है प्लेलिस्ट में, देखना व्हाई क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस, उसके हिसाब से भी मैंने ये समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे मेरे दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम, जिसपे आपको एक थोड़ी सी ग्रिप आ जाएगी आपको कि किस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट का क्वेश्चन करना होता है, और जो हम बोल रहे हैं ये सारी चीजें ये आप समझ पाओगे। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन लेता हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
ट्रायल बैलेंस अभी ट्रेडिंग अकाउंट का क्वेश्चन नहीं है, बट उसी ओर में हम जा रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, ट्रायल बैलेंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर ended 31st March 2020 of Mrs. Dipakshi shows the following details। तो ये ट्रायल बैलेंस है, और आपको पता है ट्रायल बैलेंस में कुछ साइड डेबिट होता है, कुछ क्रेडिट होता है, और जितने भी डेबिट्स होते हैं और जितने क्रेडिट्स होते हैं वो बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं सर? फॉर एवरी डेबिट देयर इज इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट। तो कोई अकाउंट डेबिट होगा, कोई अकाउंट क्रेडिट होगा, एट द एंड बराबर होगा सारे, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज गिवन, क्रेडिटर्स बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल इज 3 लाख। तो ये ओपनिंग बैलेंस है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परचेज का 10 लाख डेबिट है, सेल्स का 12 लाख क्रेडिट है, परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। एसेट्स लायबिलिटी सारा कैपिटल वैपिटल दे दिया। अब आपको क्या बोल रहा है इलस्ट्रेशन 1 के बाद, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड द अमाउंट पे टू क्रेडिटर्स। तो अभी तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है, आपको सिर्फ 2 चीजें सीखनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मुझे बता दो मेरे दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन है, क्या आप मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलोगे? मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूं, एंड आई होप आपके पास ये बुक है। मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? मुझे मेरे दोस्तों फॉर्मूला बता दो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है, इसको जूम करता हूं थोड़ा। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोज स्टॉक। अब जरा क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को देखो मेरे दोस्तों, एक मिनट, ये थोड़ा सा गलत हो, हाँ ये क्वेश्चन है। अब फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोज स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक दिया है, हाँ सर ओपनिंग स्टॉक दिया है 2 लाख का, ओपनिंग स्टॉक दिया है 2 लाख का, ठीक है, मैं लिखूंगा 2 लाख का, मैं जस्ट देख रहा हूं अभी। परचेजेस दिया है, हाँ सर परचेजेस दिया है 10 लाख का, परचेजेस दिया है 10 लाख का, और क्लोजिंग स्टॉक दिया है, सर क्लोजिंग स्टॉक तो बाहर होगा, ओहो हो, क्लोजिंग स्टॉक यहां पे ट्रायल बैलेंस में दिया है 3 लाख रुपया। अगर मैं ये 3 लाख करूंगा यहां पे माइनस, तो 2 + 10 = 12 - 3 = 9 लाख। फिर मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल रहा है 9 लाख। मुझे बताओ क्या ये सही है कि गलत है? सर सही है, नहीं ये गलत है। क्यों? यहां पे देखो क्या चीज हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक इसने ट्रायल बैलेंस में दिया है। क्या क्लोजिंग स्टॉक हमारा कोई अकाउंट बनता है नॉर्मली पहले ट्रांजैक्शंस के दौरान? नहीं सर। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आता है, इट मींस आपने क्या किया है सर? हमने किया है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस किया है, हमने परचेज से इसको एडजस्ट किया है। तो हमने फिर देखा जाए तो हमने क्लोजिंग स्टॉक को मेरे दोस्तों परचेजेस से एडजस्ट कर दिया ऑलरेडी। तो परचेजेस कितनी है फिर रियलिटी में? सर परचेजेस 10 लाख की नहीं है, परचेजेस फिर 10 + 3 13 लाख की है। परचेजेस 10 + 3 13 लाख की है। समझ आया कि नहीं आया? क्यों? अगर क्लोज स्टॉक नीचे आता, मैं बोलता ठीक है परचेजेस मैंने ओपनिंग स्टॉक था 2 लाख और इस साल मैंने परचेज कर दी 13 लाख की, बट मैं देख रहा हूं क्लोज स्टॉक भी ट्रायल बैलेंस में आ रहा है। ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, इट मींस इसके कहीं ना कहीं अकाउंट बनाया, अकाउंटिंग एंट्री हुई। अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी सर? हमने देखा स्टॉक 3 लाख का बचा हुआ है, तो हमने बोला कि मैंने जो परचेज को पूरा खर्चा माना था परचेज 13 लाख की, वो 13 लाख का नहीं है 10 लाख का है। कैसे? आपने क्लोज स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज कर दिया। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था, क्लोज स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज किया था 3 लाख। तो इट मींस परचेज कितनी है यहाँ पे? सर परचेजेस 10 लाख नहीं है सर, परचेजेस 13 लाख है। अब देखो, अब आप मुझे बता दो किस तरह निकलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 2 लाख ओपनिंग स्टॉक था प्लस 13 लाख का परचेज किया था, 2 + 13 = 15, 15 में से 3 लाख आपने क्लोजिंग स्टॉक का मौजूद है, तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 12 लाख रुपए। जो गुड्स आपने बेचे वो 12 लाख के आपने बेचे। ठीक है दोस्तों, 10 + 3 दैट इज 13, सॉरी 2 + 13 दैट इज 15 लाख, माइनस जो आपका क्लोज स्टॉक बचा हुआ है 3 लाख दैट इज 12 लाख। और इसमें भी मैंने आपको बताया था जब ट्रायल बैलेंस में आपका क्लोज स्टॉक आएगा तो इट मींस आपने परचेज से लेस किया है, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 12 लाख है। तो अब जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे वहां पे ओपनिंग स्टॉक लोगे, हाँ परचेजेस आपने अब नेट ले ली 10 लाख, तो फिर आप क्लोजिंग स्टॉक को अलग से क्रेडिट नहीं करोगे। क्यों? आपने परचेज तो नेट लिया ना। पहले आप क्या करते थे, पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस, ये ओपनिंग स्टॉक था, ये सेल्स था, ये क्लोजिंग स्टॉक था। ओपनिंग स्टॉक ऑफ 2 लाख था, परचेजेस अगर आप 13 लाख लेते, ये 12 लाख लेते, तो ये 3 लाख लेते। ठीक होता है? क्यों? आप बोलते 2 + 13 लाख पूरी परचेज 15 लाख, 15 लाख का डेबिट, बट सर इसमें से 3 लाख बचा है तो 3 लाख क्रेडिट करेंगे। ठीक, बट यहां पे क्या हुआ है, आपने क्या किया है, इसको 10 किया है,
तो इट मीन्स आपने तो ये 3 ऑलरेडी लेस कर दिया, इसमें से आपने तो 12 ही डेबिट किया, तो तब हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लेते, बस डायरेक्टली हम बैलेंस शीट में लेते। ये मैंने आपको लॉजिकली लास्ट टाइम भी समझा दिया था, ठीक है। तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकला 12 लाख। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा था ये सर, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा था ये कहां गया, ये अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। अब मुझे बताओ क्रेडिटर्स को कितना पे कर दिया। बेसिक ये सिंगल एंट्री में भी हम करते हैं। अगर आपको क्रेडिटर्स ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है, यस क्लोजिंग क्रेडिटर्स दिए 4 लाख, तो आपको बताना है कि आपने क्रेडिटर्स को कितना पे कर दिया। तो कोई बड़ी मुश्किल बात है नहीं सर, बिल्कुल आसान है। तो आपको क्रेडिटर अकाउंट बनाना है, एज्यूमिंग सारी सेल जो है वो क्रेडिट परचेज है, सारी परचेज जो है क्रेडिट परचेज है। तो कैसे बनेगा ओपनिंग इनका अकाउंट सर, यहां पे हम बोलते हैं नॉर्मली बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो ओपनिंग बैलेंस है 4 लाख, ओपनिंग बैलेंस 4 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस जो है इनका क्रेडिटर्स का कितना बैलेंस है, सॉरी क्लोजिंग बैलेंस 4 लाख है और ओपनिंग बैलेंस 3 लाख था। और आपने परचेजेस की कितनी सर, हमने परचेजेस की अभी पूरे साल में 13 लाख की, ये हमने निकाला था अभी परचेज 13 लाख की। तो मुझे बता दो अगर आपने 13 लाख की परचेज की, ओपनिंग था 3 लाख, 13 और 3 कितने हो गए 16 लाख, उसमें से 4 लाख बचे हुए, तो आपने पे कितना किया होगा टू बैंक 12 लाख। आपको क्या निकालना क्वेश्चन में 16 लाख होगा टोटल अमाउंट पे टू क्रेडिटर। तो आपने एक साल में कितना पे किया होगा 12 लाख। यहां पे मैं अज्यूम क्या किया मैंने, सारी सेल जो थी, सारी परचेज जो थी ये था टू बैंक, और यहां पे मैंने एज्यूम किया सारी परचेज क्रेडिट परचेज थी। क्यों, हो सकता है आपने कैश परचेज भी कर दी, तब आप क्वेश्चन को नहीं निकाल पाते। तो ये जस्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट समझाने के लिए सिंगल एंट्री में हम ये बहुत यूज करते हैं। हम सारी परचेज को या सारी सेल्स को वहां पे क्रेडिट में मानते हैं, तब जाके हमें बैलेंसिंग फिगर कुछ ना कुछ डिटेल मिलती है, ठीक है। ये भी आसान क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा खास था नहीं। अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो हमारा मेन क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। आप इस क्वेश्चन को प्लीज, अगर आपके पास बुक नहीं है ये वाली, ये जो सीए फाउंडेशन की बुक है, तो आप इसको जल्दी जल्दी नोट करो इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैं फिर यहां से बुक से देखूंगा, मैं इसको रेफर नहीं करूंगा। आप प्लीज इसको नोट करो। और यहां पे देखो हमें क्या बनाए, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मेसेज एबीसी ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एंड पास नेसेसरी क्लोजिंग एंट्रीज इन द जर्नल प्रॉपर। आपने पता है जर्नल प्रॉपर जो सब्सिडी बुक होते हैं उसमें हम ओपनिंग एंट्रीज क्लोजिंग एंट्रीज सारी करते हैं। मतलब ये जो पीछे एंट्रीज हो जाएंगी, तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट दिखा है, इसके पीछे अकाउंटिंग एंट्रीज होती है, इसके पीछे जर्नल एंट्रीज होती है जर्नल प्रॉपर में, वो क्लोजिंग एंट्रीज भी हमें करनी है। अब तब तक प्लीज इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो। ठीक है, आई होप आपने क्वेश्चन को नोट किया है। ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेजेस दिया है, कैरेज इनवर्ड्स दिया है, वेजेस दिया है, सेल्स दिया है, रिटर्न इनवर्ड दिया है और रिटर्न आउटवर्ड दिया है। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है जब आप सेल करते हो उसके बाद जो आपको फ्रेट लगता है वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता है। बिकॉज सेल कंडीशन तो हो गया, फिर उसने बोला मेरे घर दुकान तक पहुंचाओ, वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि वो गुड्स को प्रोड्यूस करने में, गुड्स को रेडी टू सेल करने तक नहीं होता, उसके बाद का खर्चा होता है। तो ये तो खर्चा आएगा नहीं ट्रेडिंग अकाउंट में, बाकी सारा आ जाएगा। प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ इन द मिड्स ऑफ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ठीक है। तो मैं इसको रब करता हूं और मैं यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की कोशिश करता हूं। बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है हमें। सबसे पहले क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है सर, हमारा ओपनिंग स्टॉक है 1 लाख रुपया। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे 1 लाख से। उसके बाद क्या आएगा, टू परचेजेस। तो मेरे दोस्तों आपकी परचेज कुछ है, हाँ सर आपकी परचेजेस है, अच्छा सॉरी ये रिटर्न इनवर्ड है रिटर्न आउटवर्ड है, सॉरी मैंने गलत पढ़ा, मुझे लगा है फ्रेट इनवर्ड है फ्रेट आउटवर्ड है। रिटर्न इनवर्ड मींस सेल्स रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड मींस परचेज रिटर्न। तो परचेज कितनी है आपकी 6,72,000, तो इसको मैं इधर लिखता हूं बाहर।
इसमें से क्या लेस करूंगा, अगर मैंने कुछ परचेज रिटर्न किया है जिसको हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड्स, सॉरी मेरे दोस्तों मैंने उसको उसके साथ लिंक कर दिया, रिटर्न आउटवर्ड्स, तो आपने कुछ माल वापस भेजा है, द आंसर इज यस, हमने 72,000 का माल वापस भेजा है, हमने 6,72,000 का माल परचेज किया था, उसमें से हमने 72,000 का माल वापस भेजा। तो नेट में मैंने परचेज कितना किया है सर, पूरे साल में हमने 6 लाख का परचेज किया। ओपनिंग स्टॉक मेरे पास गोदाम में 1 लाख का था, 6 लाख का नेट में मैंने और खरीदा, मेकिंग सेंस। उसके बाद कितना है आपकी कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज इनवर्ड्स आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो किराया मुझे लगा इसको लाने के लिए आपने दुकान तक 30,000, यहां तक भी बिल्कुल आसान है। हाँ सर मुझे किराया लगा 30,000। उसके बाद क्या हुआ सर, वेजेस मुझे देने पड़े मजदूरों को, फिर इधर उतारने के लिए या जो भी खर्चे लगे वो वेजेस मुझे कितने लगे, वे सर वेजेस मुझे 50,000 लगे। उसके बाद क्या है सर, सेल्स, तो सेल्स मेरी इनकम आएगी, ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बाय सेल्स, कितना 11 लाख, तो मैंने 11 लाख की सेल की है, इसको मैं बाहर रखूंगा क्योंकि मैंने कुछ वापस भी भेजा है। तो मेरे कस्टमर ने मुझे कुछ वापस भेजा है, कितना, रिटर्न इनवर्ड कितना है 1 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपये का माल कस्टमर ने मुझे वापस भेजा है, तो लेस करूंगा मैं रिटर्न इनवर्ड्स 1 लाख। तो टोटल सेल आपकी जो हो गई है, नेट सेल जिसको बोलते हैं, वो आपकी मेरे दोस्तों 11 लाख रुपए हो गई है। तो आपका जो सेल्स रिटर्न करने के बाद वो आपका 11 लाख रुपया हो गया है। ठीक है, हाँ उसके बाद सर हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री जो बची है वो 2 लाख की बड़ी है, बाय क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख। अब निकलेगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट टू जीपी और उसके साथ आपका ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज। अब इसको ज़रा थोड़ा लॉजिकली समझेंगे। पहले विदाउट दिस बैलेंसिंग आपके पास 1 लाख का माल था, ठीक है, 1 लाख का माल था, मैं कैलकुलेटर लेता हूँ, हाँ सर 1 लाख का माल था। उसके बाद 6 लाख का और खरीदा, कितना हुआ 7 लाख, मेकिंग सेंस। उसके बाद सर हमने इस पे खर्चा लगा 30,000, 7,30,000, सर अभी मजदूरों को देना पड़ा 50,000, सर मेरा खर्चा हुआ 7,80,000, उसमें से कुछ माल अभी बचा हुआ है, हाँ सर 2 लाख का माल बचा हुआ है। इट मीन्स आपने जो माल भेजा है कितना भेजा है सर, 2 लाख का माल बचा हुआ है, तो हमने 5,80,000 का माल बेचा है। मुझे बताओ मेरे दोस्तों, अगर मैंने 5,80,000 का माल 11 लाख में बेचा है तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ सर, आसान है ना, 11 लाख में से 5,80,000 माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 1 मिनट, 6 और 1 7, 780 में से 2 लाख हो गए लेस, वो 580 हो गए, और यहाँ पे सॉरी ये 11 लाख में से 1 लाख लेस करके ये 10 लाख हो गया, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका 10 लाख की नेट सेल्स आपकी, 10 लाख में से 5,80,000 आप लेस करोगे जो आपने बेचा, तो आपका प्रॉफिट कितना आया 4,20,000 रुपए। ये मैंने आपको लेमन लैंग्वेज में समझा दिया। कैसे सर, 1 लाख का माल पहले था, उसके बाद 6 लाख का माल और परचेज किया, हो गया 7 लाख का माल, इसमें से अभी 2 लाख का माल मौजूद है, 2 लाख का माल मौजूद किया बचा, इट मीन मैंने 5 लाख का माल बेचा है, कुछ और खर्चा हुआ, हाँ सर कैरेज इनवर्ड लगा था 30,000, तो 5,30,000, और सर वेजेस लगे थी 5,50,000, तो 5,30,000 और 50,000 5,80,000। इट मीन सर जो भी मैंने माल भेजा उसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है मेरा 5,80,000, और मैंने कितने में भेजा, मैंने सर 10 लाख में भेजा, 10 लाख माइनस 5,80,000, तो मेरा प्रॉफिट जो आया वो आया 4,20,000, और इसको मैं कहाँ पे लूँगा, उसको मैं प्रॉफिट लॉस में। तो कैसे करते हैं, तो जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसका बड़ा साइज पहले देखते हैं कौन सा है, जब ये 4,80 नहीं था तो ये बड़ा था, तो 10 और 2 कितना हो गया 12 लाख, तो 12 लाख यहाँ पे लिखते हैं, और 12 लाख में ये सारे खर्चे लेस करते हैं, तो पीछे आपका बैलेंसिंग फिगर निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट। इस तरीके से हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ सर, बट इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या था, इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था प्रिपेयर द नेसेसरी क्लोजिंग एंट्रीज। अब मुझे बताओ, अगर हमें क्लोजिंग एंट्रीज करनी पड़ती है
इन सब अकाउंट एंट्रीज की क्लोजिंग एंट्री करनी है। अब मुझे बताओ सबसे पहले एंट्री क्या करोगे आप? सर हमारे पास ऑप्शन है इन सब अकाउंट्स को हम कहाँ लेते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। ये जो मैंने लिया है लेजर में, तो इसके पीछे मैंने बैक एंड में क्या है? जर्नल एंट्रीज की है। सबसे पहले जर्नल एंट्री पता क्या करनी है? ये जो रिटर्न्स थी ना, इनको नॉक ऑफ करते हैं। मेरे पास रिटर्न इनवर्ड्स पड़ा है या रिटर्न आउटवर्ड्स पड़ा है। मेरे पास रिटर्न आउटवर्ड पड़ा है 72,000, मतलब मैंने जो परचेज की थी 6,72,000 की, उसमें से मैंने 72,000 का माल वापस भेजा है। जब मैं वापस भेजूंगा मैंने क्या किया था? रिटर्न आउटवर्ड। अब इस रिटर्न आउट को मैंने खत्म करना है जनरल प्रॉपर में, तो मैं क्या करता हूं? परचेज से इसको लेस करता हूं। तो मैं एंट्री क्या करता हूं? इसकी एंट्री जो मैं करता हूं, तो मैं करता हूं रिटर्न आउटवर्ड्स अकाउंट डेबिट। अब इसको डेबिट करता हूं टू परचेजेस। अब परचेज को कम करता हूं। यहां पे नहीं बोलना सर परचेज को डेबिट होता है, नहीं, मैं परचेज जो 6,72,000 माना था, अब उसको ठीक करता हूं, बोलता हूं नहीं सर मेरा जो खर्चा है वो सिर्फ 6 लाख है, तो 72,000 से उस खर्चे को कम करता हूं। इसी तरीके से सेल्स रिटर्न मेरा कितना था? 1 लाख का माल मुझे वापस आ गया, 1 लाख का माल मुझे वापस आया, रिटर्न इनवर्ड। तो इससे मैं क्या करूंगा? सेल्स को लेस करूंगा। मैं बोलूंगा मेरी सेल जो 11 लाख है, 11 लाख की नहीं है, 10 लाख की है, तो मैं एंट्री करता हूं सेल्स अकाउंट डेबिट टू रिटर्न इनवर्ड, या सेल्स रिटर्न बोलो, रिटर्न इनवर्ड्स 1 लाख। ठीक है, हाँ। उसके बाद क्या हुआ? ये हो गया सर, हाँ इन दो की एंट्री। अब क्या करूंगा? इन सबको जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट लूंगा। तो क्या आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज 6 लाख, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू कैरेज इनवर्ड 10,000, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस 50,000। तो ये एक एंट्री करूंगा मैं। तो मैं क्या करूंगा अब मेरे दोस्तों? अब देखो मैं एंट्री क्या करूंगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट मैं कंपाउंड एंट्री करूंगा। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, टू कैरेज इनवर्ड्स और टू तीसरा क्या था? वेजेस। ये 30,000 था, ये 50,000 था, ये अब 6 लाख था, ये अब 2 लाख था। 6 और 2 8, 2 लाख ही था ना वो? जरा क्वेश्चन पे देखो। हाँ सर वो 2 लाख था, सॉरी 1 लाख था। 6 और 1 7, 7,80,000। उसके बाद क्या करूंगा? सर सेल्स को डेबिट करूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करूंगा, क्योंकि सेल्स को अब ट्रांसफर करूंगा ट्रेडिंग अकाउंट में। तो मैं एंट्री करूंगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। वो जो लेक्चर था ना मेरे दोस्तों, उसको एक बार देख लेना, जो मैंने लर्न अकाउंटिंग इन 1 लेक्चर, उसमें मैंने दिखा दिया था आपको कि ये जो मैं जर्नल प्रॉपर में ये एंट्री करूंगा, इसका इंपैक्ट कैसे आता है उसमें। आप सेल्स अकाउंट में इतना पड़ा होगा 10 लाख, उसको उठा के बाय ट्रेडिंग अकाउंट करोगे, तो सेल्स अकाउंट को डेबिट करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करोगे। उसके बाद आपका क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट 2 लाख टू ट्रेडिंग अकाउंट 2 लाख। और लास्ट में आपका प्रॉफिट निकलेगा 4,20,000, तो वो एंट्री करते हो आप ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। हर किसी चीज़ के पीछे एंट्री होगी, तो एंट्री होती है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 4.2 लाख टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 4.2 लाख टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4.2 लाख। इस तरह से आपकी क्लोजिंग एंट्रीज कंप्लीट होगी विद रेस्पेक्ट टू ट्रेडिंग अकाउंट। फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जो है उसके खर्चे लेस हो जाएंगे। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू दिस टू दिस टू दिस, और अगर कोई इनडायरेक्ट इनकम होगी वो प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट करेंगे। वहां पे फिर नेट प्रॉफिट निकलेगा, उसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ इसमें मुश्किल था नहीं एज सच।
तो इलस्ट्रेशन 2 जो थी ट्रेडिंग अकाउंट की वो भी हमने कंप्लीट कर दी। तो इसने एक्चुअली 2 एंट्रीज बोली, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू जीपी और जीपी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस। आप एक एंट्री भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो कल का जो लेक्चर होगा उसमें मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि मैंने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसएसबी के लिए रिकॉर्ड किया था उसमें बहुत नॉइज आई थी, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस का अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा और उसमें आपको मैं सारी चीजें समझा दूंगा और फिर प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद फिर बैलेंस शीट का कंसेप्ट और बैलेंस शीट क्वेश्चन करके हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज कंप्लीट हो जाएगा। नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज क्यों? जिनमें डायरेक्टली ट्रेडिंग होती है। जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज होती है उनमें एक और अकाउंट बनता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, तो उसमें एक दिन एक्स्ट्रा लगेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग का और पूरा फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा फिर क्या है, एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद फिर हमारा रहेगा पार्टनरशिप और कंपनी, जो ऑलरेडी मैंने अलग से पढ़ा है, तो उनको हम जल्दी जल्दी करके उनको भी कंप्लीट करेंगे फ्रॉम द बुक। ठीक है दोस्तों, आपके पास अगर टाइम होता होगा, मैं यहाँ पे सीए फाउंडेशन वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, और आपको बोल रहा है कि ठीक है मैं दिन में 2 लेक्चर दे सकता हूँ, आई सजेस्ट प्लीज जो पार्टनरशिप का आपकी बुक में है, फाउंडेशन की बुक में जो यहाँ पे है, उसको देखा करो। और मीनवाइल जहाँ पे आपको दिक्कत होगी, अगर आपने पार्टनरशिप नहीं पढ़ा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जो पार्टनरशिप के लेक्चर्स है प्लीज उनको देख के उसको जल्दी जल्दी करने की कोशिश करो, ताकि आपकी रिवीजन जल्दी हो जाए। बाकी मैं भी पढ़ा दूंगा उसको थोड़ा सा रिविजन नेचर में, बट आप प्लीज अपना टाइम अगर आपको ज्यादा देना है तो आप उस पर जा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बारे में डेप्थ में समझते हैं। ठीक है दोस्तों।